तो पढ़ रहा है इसको। पढ़ते थे। How is the National Green Tribunal different from the Central Pollution Control Board? The NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order of the government. तो recent लग रहा है ये सवाल तो। मे बी। 2019 का ही होगा शायद, ये पढ़ा हुआ लग रहा है कहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? अरे यार ये कंफ्यूजन होती है। हाँ सही है। सही है ये? सही है ये शायद। हाँ सही। स्टैट्यूटरी नहीं है। कैसे याद रखते हैं यार ये सब? बोर्ड की बात कर रहा है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख रहा है। एनजीटी एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 उससे बना है। हाँ तो एनजीटी अलग है और सीपीसीबी अलग है ना। अलग है। हाँ, एनजीटी एक्ट से बना है कह रहा है, सीपीसीबी मतलब बोर्ड की बात कर रहा है। नहीं, तो ये सीपीसीबी तो पता भी मुझे तो वो सही लग रहा है बाकी। वाटर एक्ट है ना। हाँ वो एक्ट तो है लेकिन पता नहीं बोर्ड में बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से उसी वाटर बाकी लोगों एक्ट है ना, को उसी के अंडर बना है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा। NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. ठीक लग रहा सही है। लग रहा है मुझे तो। सही था। ये सही है। पहले सही वाला है। नहीं पता मुझे, सही दूसरा वाला सही था। पहला वाला तो आई थिंक गलत है। पहला वाला गलत। गलत है। सेकंड का टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 बी आंसर। तो आर्टिकल 48 A of the Constitution of India talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The Supreme Court of India has declared the right to healthy environment is a part of right to life and personal liberty covered under Article 21 of the Constitution. The Parliament, in pursuit to the provision, has enacted National Green Tribunal Act 2010. This act provides for NGT for effective and expeditious disposal of case relating to environmental protection and conservation of forest and natural resources. The tribunal dedicated jurisdiction in environmental matters will provide for speedy environment justice and reduces the burden of litigation in the higher courts. The tribunal is not bound by procedure laid under Code of Civil Procedure 1908. Instead, it follows principle of natural justice. Okay. and is mandated to dispose the case within 6 months. Okay. ये नेचुरल जस्टिस का कोई बता सकता है क्या होता है? ठीक है, अभी तो सोच लो। नेक्स्ट पढ़ देते हैं। The CPCB is a statutory organization under Ministry of Environment, एनजीटी में Forest कुछ and Climate अमेंडमेंट्स Change. हुए थे ना एनजीटी में। Amendment? अमेंडमेंट्स से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट नहीं होता उसके। अपॉइंटमेंट है से रिलेटेड। ऐसा तो याद नहीं आ रहा। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था वाटर एक्ट 1974 में। ठीक है। और is also entrusted with powers and functions under Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ठीक है। Provides technical service to MOEFCC under EPA. ठीक है। नहीं है इसमें। नेचुरल जस्टिस के बारे में कोई आइडिया किसी को?
पढ़ दूं क्या? कहाँ से? अ, बस ऐसे ये नेट में। अच्छा, हाँ पढ़ लो। Natural justice is a principle that intended to ensure law with fairness and to secure justice. Fairness and justice should vest the manner of arriving of decisions by judicial process. फिर है उसका दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, रूल अगेंस्ट बायस और दैट ऑफ हियरिंग बोथ साइड. तो बेसिकली दो प्रिंसिपल होते हैं नेचुरल जस्टिस के अंदर. जैसा अभी एक बोला कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस. तो उसको मतलब लैटिन में वर्ड है, फ्रेज है उसके लिए, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. ये मतलब सॉरी, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है दूसरी पार्टी को हमेशा लिसन करो, ठीक है. और नमो जोडक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब होता है कि नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस. ये लक्ष्मीकांत में है क्या? ये यार कहाँ से पढ़ाना पढ़ा था? ये पता नहीं, शायद मैं कोई लॉ वगैरह का कुछ था, उसमें मैंने देखा था ये. अच्छा. तो बेसिकली नेचुरल जस्टिस जो है ना, वो नॉर्मल जो हम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग देते हैं उसकी तरह नहीं होता. मतलब कोई एविडेंस नहीं उसमें नहीं मांगते. और प्रिंसिपल जो है बहुत, जो जस्टिस है बहुत फास्ट डिलीवर करते हैं उसके अंदर. ये आइडिया रहता है. नो मैन शुड बी द जज इन हिज ओन केस के अलावा दूसरा क्या है प्रिंसिपल? ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम, मतलब दूसरी पार्टी को सुनो. ओके. दोनों पार्टी की मतलब उन दोनों पार्टी को फेयर चांस मिलना चाहिए. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. 22 रीड कर दो यार कोई. Central हाँ. Administrative Tribunal was set up during the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri. कैट कब आया था? ये मुझे याद आ रहा कि इंदिरा गांधी ने 323 बी लेके आई थी ना, तो उसके बाद ट्राइब्यूनल बने. तो इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते. मतलब गैस वर्क है. अमेंडमेंट कौन से आया था, किसी को याद है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd ना? हाँ सर 42nd, तो फिर इंदिरा गांधी हो गया ना. हाँ हाँ. ठीक है. Next है the members of CAT are drawn from both judicial and administrative streams. तो सही है. सही है. सही लग रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव नाम ही है. ठीक है, तो बोथ करेक्ट. नहीं सॉरी, टू ओनली. ये ओनली आंसर है. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से आया था. कोई पढ़ दो यार इसको. The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 added a new part 16A. 14 है sorry. 3 नहीं होगा. 14A to the Constitution. This part deals with tribunals and consisting of two articles. Article 323A dealing with administrative tribunals and Article 323B dealing with tribunals for other matters. Article 323A empowers the Parliament to provide for the establishment of administrative tribunals for adjudication of disputes relating to recruitment and conditions of service of person appointed to public service of center, states, and local bodies, public corporations, and other public authorities. Administrative Tribunals Act of 1985 was enacted by the Parliament to establish the
Central Administrative Tribunal and the State Administrative Tribunal. This act envisages to provide speedy and inexpensive justice to the aggrieved public servants. CAT is a multi-member body consisting of chairman and 65 members. The members are given the status of High Court judges. The members are appointed by the President and are drawn from both judicial and administrative streams. They hold office for the term of 5 years or until they attain the age of 65 years in the case of chairman and 62 years in the case of members, ताकि members भी वापस chairman कभी बन सके. The CAT is not bound by the Code of 1908. Instead, it allows the principles of natural justice. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India and he was in office from 9 June 64 to 11 Jan 1966. तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो इंदिरा गांधी के समय हुआ है, लेकिन जो एक्ट आया था वो राजीव गांधी के समय आया है, उनके टेन्योर में आया, क्योंकि 1985 में एक्ट हुआ है. उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसमें ऊपर लिखा था जो हाँ, वो 1985 कुछ लिखा हुआ था. तब इंदिरा गांधी वो सॉरी राजीव गांधी. हाँ, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रोविजन आया था कि आप ऐसे Constitutional ट्रिब्यूनल provision. बना सकते हो. ठीक है, उसका एक्ट जो है फिर उन्होंने राजीव गांधी के टाइम बनाया. ठीक है, तो 323A जो है ये डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और 323B जो है वो और कोई ट्राइब्यूनल बना सकते हो फॉर एनी अदर मैटर. ठीक है, ये थोड़ा स्टेट डिफरेंस के रिलेटेड रिक्रूटमेंट सर्विस के लिए ही पार्लियामेंट बनाएगी ट्रिब्यूनल, इसमें लिखा है ना. किसके लिए मतलब स्टेट की सर्विस हो या सेंट्रल की सर्विसेज हो, उससे उससे रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल्स होंगे सर्विस वो पार्लियामेंट ही बनाएगी. इसमें लिखा है ना 323A में पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड. करेक्ट. ठीक है, ट्रिब्यूनल जितने भी हैं सब में नेचुरल जस्टिस ही फॉलो होगा, चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल एनजीटी हो या फिर कैट हो. एनजीटी के पास तो एक्स्ट्रा क्वाजी जुडिशियल राइट्स भी रहती है ना. क्वासी जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल होते हैं. मतलब हाँ. क्वासी मतलब सुडो या फिर फॉल्स जुडिशरी उसको बोल सकते हैं एक तरीके से. तो उसके अंदर मतलब जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज या ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं ना प्रोसीडिंग्स होती है कि एविडेंस एक्ट होता है, सीआरपीसी होता है या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, वो सब चीजें नहीं होती वहां. एकदम मतलब लॉजिक के हिसाब से वैसे काम चलता है, नेचुरल जस्टिस चलता है, इसलिए वो थोड़ा फास्टर होता है. ठीक है. आई थिंक ये तो हो गया. कैट का मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 65 years of age, हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, आई थिंक अभी शायद बात चल रही थी कि इसका कुछ अमेंड करके एक शायद इसके लिए एक वो बना देंगे, एक बोर्ड बना देंगे जो कि इसके अंदर अपॉइंट करेंगे मेंबर्स को, क्योंकि कई बार देखा गया कि पॉलिटिसाइजेशन होता है यहाँ पे. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपने फेवरेबल लोगों को मतलब चेयरमैन वगैरह बना देती हैं. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये प्लान हो रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. तो एक कंक्लूजन यही है ना कि ट्राइब्यूनल्स 42nd अमेंडमेंट से आए. 1985 वाला क्या सीन? वो एक्ट बना था ना 323 से आए ना. 42nd अमेंडमेंट 323 उससे आए ना ट्राइब्यूनल्स. 48 तो शायद तक हमारा वो है फंडामेंटल. नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो 323A और B आया था. वो दोनों आए थे. ओके, सॉरी. एक्ट वाला वो कह रहे थे कि वो एक्ट आया था ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंदिरा गांधी के समय पर. कमिटी जिसने रेकमेंड किया है वो है सरदार स्वर्ण सिंह. वो स्वर्ण सिंह कमेटी. हाँ शायद वही थी, राइट है. मतलब दोनों वो फंडामेंटल ड्यूटी है इन दोनों की सेम है शायद. ओके. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी. सबका डाउट क्लियर हो गया ना अब इस पे. और पार्ट 14A था ना. हाँ 14 है. सारे पार्ट्स बताओ सब लोग शुरुआत से. भाई 4 पार्ट 4 से 5 14 तो पता है, 6 भी पता है, उसके बाद नहीं पता है. मतलब याद किसको रहता है. किसी उसको एक बार ऐसा करेंगे,
लास्ट में एक बार ऐसे रैपिड फायर में अपन उसको कर लेंगे कल। अरे वो एक बार निमोनिक्स है यूट्यूब पर, मैं लिंक भेज दूंगा। अगर मतलब मैंने उस समय याद किया था, याद हो गया था। अभी ऐसे अभी याद नहीं है। यूट्यूब पर एक लिंक था ऐसे ही पार्ट्स को याद करने का, निमोनिक भेज दूंगा। अच्छा cool, भेज देना। तो कल अपन उसका एक रैपिड फायर कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अभी तो किसी को याद भी नहीं रहेगा। वो स्टेट पीसेस में आ जाता है, मतलब यूपी पीसेस में तो आता है, एक दो क्वेश्चन हर साल आता है, पार्ट्स पूछ लेते हैं। वो इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में है ये याद नहीं रहेगा लोगों को, बाकी सब तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का तक का पता होता है। हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट 23। ठीक है, next question. NGT 2010 was enacted in consonance with the which of the following provisions of the Constitution of India? Right to healthy environment constituted as a part of right to life under Article 21. सही ये है कभी ना? पढ़ा था ना, अभी ऊपर ही पढ़ा था। ये तो अभी हाँ, सही है। सही लग रहा है। Next है provisions of grant for raising the level of administration in the scheduled area for welfare of scheduled tribes under Article 275(1). नो, ये तो शायद गवर्नर के Okay, पास next है, part. इनके पास है क्या? नहीं, इसके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना, तो लेकिन ये फॉरेस्ट में ही आते हैं शेड्यूल ट्राइब, लेकिन स्पेसिफिकली इनसे रिलेटेड पावर्स नहीं है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड पावर नहीं है। ठीक है, next है powers and functions of Gram Sabha are mentioned under Article 243A. आई थिंक ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। तो वन ग्राम ओनली सभा लग का रहा है। पावर मतलब वैसे भी NGT शुरुआत जहाँ से होती है तो पावर फंक्शन से नहीं होती, डेफिनेशन से होती है मेरी शुरुआत। तो ए है ना उसमें, 243A 243A आप कह डेफिनेशन रहे से हो। होती है हमेशा शुरुआत किसी की भी। A एक अमेंडमेंट लग रहा है। नहीं नहीं, वो सारे ना ABCD किसमें 18 होंगे, इसमें कितने हैं इसमें? वो सेकेंड अल्फाबेट भी आ जाता है उसमें, ZT तक शायद है कुछ, हाँ, Z वो और जब GT small- ग्राम से रिलेटेड है कि नहीं है जिसमें? एक सेकंड, मुझे तो यही लग रहा है बस, बाकी सेकंड वाले में दिखाना भाई एक बार। सेकंड Option वाला में देखो। 275 Option ये है ना। आर्टिकल। NGT बहुत अच्छे से करना है। हाँ तो ए ही होगा शायद। देखो देखो 1 और 2 ऑप्शन भी नहीं हाँ। है, 3 लग नहीं रहा है, तो 1 ही होगा, ए होना चाहिए। अब देख लो आंसर, देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपके बेटर। पास साथ में रिलेशन भी नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, एनजीटी मतलब तो सिर्फ एनवायरमेंट जस्टिस के लिए किया गया है ना, तो वो दोनों पॉइंट्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, तो इसका 1 ही होना चाहिए। जस्टिस के लिए किया गया। अब जैसे फॉरेस्ट एरियाज में ट्राइब्स रह रही हैं, तो उनके जस्टिस के लिए भी करेगा, और 275 में वो आर्टिकल है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। हाँ, वो कंफ्यूजन हो सकता है, अगर बट वो उनको करता नहीं। कंपनसेशन देने के लिए हो सकता है एनजीटी अनाउंस करती, क्योंकि अनाउंस करती भी न्यूज़पेपर में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि कंपनसेशन के अलाउंस किया गया है। इसके अंडर नहीं आता है, जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है ना, वो इसके अंडर नहीं आता है, वो फिर हाई कोर्ट में आता है। बाकी कई बार करते थे ट्रांसग्रेस, तो 23 का ये आंसर है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Article 48 of the Constitution of India talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife. The Supreme Court of India has declared that the right to healthy environment is part of right to life and personal liberty covered under Article 21 of the Constitution of India. Okay. तो healthy life या right to healthy environment जो Article 21 के अंडर आता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एनजीटी को बनाया गया। ठीक है, so the Parliament in the pursuit of the above provision has enacted the NGT Act 2010. This act provided for the establishment of a NGT for effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forests and natural resources. NGT has power to enforce any legal right relating to environment and to give relief and compensation. The tribunal's dedicated jurisdiction in environmental matters
will provide for speedy environmental justice and reduces the burden of litigations in the higher court. The tribunal is not like a code of civil procedure 1908. Instead, it follows principle of natural justice और केसेस जो है 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करने हैं. ठीक है. इसके अंदर अपील कहाँ लाई करती है अगर एनजीटी के डिसीजन से आप वो नहीं हो, सहमत नहीं हो तो? हाईकोर्ट ना, सॉरी इसमें वो था, अरे एनजीटी है, नेशनल है, तो नेशनल में सुप्रीम कोर्ट जाती शायद सीधे. सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर. एक बार एक्ट्स और देख लेते हैं. एक्ट्स यहाँ पे लिखते हुए नहीं है. ये एनजीटी का ना सिविल केसेस लेता है, तो 7 ऐसे एनवायरमेंट रिलेटेड है लॉज. ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार. वाटर प्रिवेंशन. कौन से वाले से पढ़ रहे हो? दृष्टि से. देखिए, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977, Forest Conservation Act 1980, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Biological Diversity Act 2002. तो वाटर, फॉरेस्ट, एयर, एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी है इसमें. बस एक यही है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है. दूसरा है कि इन्वायरमेंट के सारे लॉस हैं वो फॉरेस्ट वाला छोड़ के, फॉरेस्ट राइट है ना जिसमें ट्राइबल्स वाला 2005 का एक्ट, वो नहीं है एक्ट है. हाँ, बाकी सारे एक्ट हैं. तो मतलब ट्राइबल से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो उसके अंदर ये जो अपना वो नहीं कर सकता. इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि क्या अगर किसी स्पीशीज को हार्म हुआ है तो उस चीज के अंदर अपील एनजीटी में जा सकता है? हाँ, ये तो मतलब शायद ह्यूमन एनिमल राइट का भी एक किसी ने अभी शायद एनजीटी ने दिया ही था, तो जा ही सकता है. नहीं 1960 वाले उसमें एक्ट आएगा ना, एनिमल वाले में कोई शायद वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा 1972 वाले, तो वो नहीं आएगा. हाँ, तो वाइल्ड लाइफ भी है, राइट. अच्छा, वो भी नहीं है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 भी था ना उसमें, 27 है ना वो सर? वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 1927 वाला. अब वो अमेंड होके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2007 हो गया. तो जिसमें ये वो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, उनको वो जमीन का वो मिलता है कि हाँ ये इनकी जमीन है, तो वो सारे राइट्स उनके उस राइट के अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं. तो इसलिए एसटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस रहेंगे उसमें एनजीटी का कोई लेना देना नहीं है. सिमिलरली वाइल्ड फॉरेस्ट का भी आदित्य ने 1980 का बताया था ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. तो वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अलग है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अलग है. ओके, ठीक है. राइट्स मतलब फॉरेस्ट राइट जो प्रोविजन था वो 27 में ही किया गया था ना अमेंडमेंट. याद है किसी को? जो ट्री को, सॉरी बैम्बू को ट्री. हाँ, वो 27 में तो यार फॉरेस्ट राइट एक्ट था में, फॉरेस्ट राइट एक्ट था. ठीक है, राइट. इनसे हर बार आता है कुछ ना कुछ प्रीलिम में. हाँ, उसका देख लेंगे एक बार पूरा ही. अच्छा, देख लेंगे एक बार. अभी तो एक बार तो नजर घुमा ही ली. 8 9 कितने हो गए टोटल? 9 हो गए. 7 + 2. हाँ, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ देता हूँ. द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ अ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर जुडिशरी से हैं, कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड भी लोग होंगे इसके अंदर. दे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ठीक है. तो रीअपॉइंटमेंट नहीं है इसके अंदर, ये चीज याद रखना. The chairperson is appointed by the central government in consultation with the CJI. ठीक है. तो ये एक important distinction है. और a selection committee shall be formed by the government to appoint the judicial member and expert members. There are at least 10 and maximum 20 full-time judicial member and expert member in the tribunal. ठीक है. Right. The tribunal has jurisdiction over all civil cases involving substantial questions 31 relating होता to है ना टोटल? क्या टोटल?
हाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैक्सिमम टोटल 20 लिखा हुआ मेंबर्स है। कितने होते हैं? टोटल तो नहीं लिखा हुआ है, अब लीस्ट नंबर दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर दिया, उस रेंज में कुछ भी हो सकता है। 20 मैक्सिमम दिया है उसने। हाँ वैसे ये आर्टिकल 2018 का है, अगर कोई चेंज हुआ है तो देख सकते हैं अपन। ठीक है। हाँ एक्चुअली ये एनजीटी में ना यही क्रिटिसिज्म है कि वो यू मेंशन दैट पॉइंट ना एटलीस्ट 10 होना चाहिए, तो मिनिमम 10 है ना, तो ये क्राइटेरिया भी नहीं मीट हो रहा है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म है जनरली एनजीटी का कि दे आर नॉट रनिंग एज पर देयर फुल स्ट्रेंथ, तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम व्हाट यू सेड ना, दैट्स करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा रिलीफ कंपनसेशन भी दे सकता है विक्टिम्स को, जैसे अगर पॉल्यूशन से किसी को नुकसान हुआ है तो वो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है, यानी जो गंदा करेगा वो उसके लिए पे भी करेगा। ठीक है। उस पे प्रिंसिपल के अंडर अगर तुम्हें किसी ऐसा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसी फैक्ट्री से हुआ है तो तुम जाके एनजीटी में अपील कर सकते हो और उससे कंपनसेशन वसूल सकते हो उसको। ठीक है। और हाँ, NGT Act also provides for a procedure for penalty for non-compliance. That is, imprisonment for a term may extend to 3 years, fine which may extend up to 10 crores, and both fine and imprisonment. ठीक है, तो imprison भी कर सकता है। और हाँ, ये देखो, अभी हमने बात किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसके पास पावर नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे 2007 वाला, have been kept out of NGT's jurisdiction. This restricts the jurisdiction area of NGT and at times hampers its functioning as crucial forest right issue is linked to the environment. ठीक है। हाँ, NGT decision are being challenged in various high court under article 226। ठीक है। मतलब प्रोविजन एनजीटी के अंदर यही था कि अगर यहाँ से कोई अपील करनी है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन अब जो है लोग हाई कोर्ट में भी जाने लगे, और हाई कोर्ट का हमने ये पावर देखा ही था आर्टिकल 226। क्या था 226? फंडामेंटल राइट का वही ना, अपने 32 की तरह दूसरा। मतलब जुडिशियल रिव्यू करने का पावर जो है। वो चंदन कुमार केस था ना, चंदन कुमार केस 1997 उसी में था ना, उसी की जजमेंट थी। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है। ऑलराइट, तो ये भी एक ये जुडिशरी खत्म हो गया। कहाँ से अभी तक शाश्वत? हाँ, चलो ठीक है, भाई वापस सो गए थे, बारिश हो गया था, पता नहीं। फिर कोई नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं। ठीक है, पढ़ दो यार। आई थिंक एनजीटी के बारे में एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री ऐसा कुछ ट्रिब्यूनल लाने के लिए फॉर एनवायरमेंटल मैटर्स। फर्स्ट डेवलपिंग है या ओवरऑल फर्स्ट कंट्री है? ओवरऑल तो फर्स्ट नहीं है शायद, डेवलपिंग कंट्री में फर्स्ट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है शायद। हाँ वो थर्ड, तो ओवरऑल में थर्ड आएगा, राइट? With reference to Lok Adalat, consider the following statements. भेजिए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, an award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and no appeal lies against here to any court. Matrimonial affairs, matrimonial family disputes are not covered under Lok Adalat. बताओ भाई, फर्स्ट होना चाहिए क्या? फर्स्ट, सेकंड वाला तो गलत है, लोक अदालत में जाते नहीं है, मतलब जितना याद आ रहा है। फ्रेश केस करना होता है, पता नहीं, याद नहीं है, शायद फ्रेश केस होता है अगर फिर करोगे, फिर से जाओगे तो, क्योंकि वो बाइंडिंग होता है, फिर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। सही बोल रहा है। मुझे याद नहीं है, वो देख लेना, लेकिन पता नहीं। ये फैमिली कोर्ट और लोक अदालत का कंसेप्ट क्या सेम ही है क्या? क्योंकि जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं वो फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, उसके लिए एक्ट है प्रॉपर। बट छोटा मोटा मैट्रिमोनियल इश्यूज भी लोक अदालत में जाता है। हाँ वो जा सकता है, क्योंकि डिस्प्यूट्स हो, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा ब्रॉडर होगा। हाँ, मतलब जो दो पार्टीज हैं अगर वो एग्रीड है तो वो जा सकते हैं लोक अदालत में भी। आई थिंक फिर ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना?
हाँ मतलब हाँ गलत सेकंड वन इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वाला हो सकता है सही। और लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट टू एनी अदर। ठीक है, ये तो शायद ट्रू है, तो इसका वन ओनली होना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का, 4 का ए। ठीक है, सही है। लोक अदालत is one of the alternative dispute redressal mechanism. It is a forum where where cases pending in the court of law or at pre-litigation state. ठीक है, यानी अगर कोर्ट के सामने भी चल रहा है या कोर्ट के सामने आने वाला है तो भी उस स्टेज पे भी इसको लोक अदालत पे रेफर किया जा सकता है। ठीक है, लोक अदालत is given statutory status under the Legal Service Authority Act. ठीक है, LSA Act 1987, इसी के अंडर वो नालसा भी बना था। ठीक है, an award given by Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties. An appeal against such an award does not lie with any court. If the parties are not satisfied with the award of Lok Adalat, they are free to exercise their right to litigate. It is economical approach. Lok Adalat, as there is no court fee and any court fee already paid will be refunded. ठीक है, यानी अगर आपने कहीं कोर्ट में फी दे रखी थी तो उसको भी रिफंड कर देंगे इसके अंदर, तो काफी इकोनॉमिकल है। और जो हमारा आर्टिकल 39A था ना, प्रोवाइड फ्री लीगल एड, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप था ये। नेचर ऑफ केसेस दैट कैन बी रेफर्ड टू लोक अदालत, तो पहला है अ केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, अ डिस्प्यूट व्हिच has not been brought before a court and is likely to be filed before a court. ठीक है, ये तो पहले ही देख लिया था हमने। Provide that any matter relating to an offence non-compoundable under the law shall not be settled in लोक अदालत। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, किसी को डाउट है कि इसमें कंपाउंडेबल में जो आगे लिखा हुआ है, compoundable offences are those offences where the complaint enter into a compromise and agrees to have a charge drop against the accused. ठीक है, once an offence has been compounded, it shall have the same effect as an acquittal. ठीक है, in a non-compoundable offence, a compromise is not allowed because the nature of offence is so grave and criminal. Okay. Even the court does not have authority and power to compound such offence. Most of the matrimonial or family dispute come under कुछ एग्जांपल्स याद है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का? मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपको कंसेशन मिल सकता है कंपाउंडेबल। जैसे सपोज आपने कोई सिविल ऑफेंस किया या आपने बोला कि मतलब आपने शायद टैक्स चोरी करी, ठीक है, एंड देन कोर्ट के अंदर केस गया और आपने बोला, आप वहां जाके एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैंने ये टैक्स की चोरी करी थी, तो आपने एक तरीके से कोर्ट का टाइम सेव कर दिया है, या फिर जो जितना पैसा जुडिशरी में लगने वाला था दूसरी पार्टी की तरफ से तो वो शायद सेव हो रहा है। तो इस केस में आप जो है कॉम्प्रोमाइज में आ सकते हो, मतलब एक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट होता है वो आपस में कॉम्प्रोमाइज में आ सकते हैं और उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे चोरी का केस हो गया, इस टाइप के छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं ना, वो ज्यादातर कंपाउंडेबल होते हैं। अगर आपने जल्दी एग्री कर लिया उसके ऊपर तो आपको कम सजा मिलेगी। लेकिन वहीं कुछ ऑफेंसेस इतने ज्यादा ग्रेव होते हैं कि आप उनसे मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसा पॉक्सो एक्ट जो है उसके अंदर अगर कोई केस हो जाता है ना तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहां अगर 10 साल की सजा है तो वो काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तो अभी कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं ना इन्होंने, अभी आईपीसी के धारा के अनुसार सजा दिला रहे हैं, पोस्को की नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि पोस्को में 7 साल होता है, आईपीसी में 3 साल होता है। ज्यादा जज जो है वो आईपीसी के अंतर्गत ही अपना रूलिंग दे रहे हैं। हाँ, वो लोग रूलिंग को वो कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑल्टरनेटिव है ना। वो अगर पॉक्सो लगाते हैं ना तो फिर पॉक्सो में तो 10 साल ही देना पड़ेगा, या अगर सपोज मर्डर का केस है तो उसमें फिर फिक्स सजा ही है कि इतनी ही देनी पड़ेगी। और अगर मतलब वो मर्डर में ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है या फिर मल्टीपल मर्डर्स होते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो डेथ सेंटेंस भी मिल जाता है, तो उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ठीक है, वो एससी एसटी वाला भी नॉन कॉम्पाउंड है ना? हाँ, वो भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। हाँ, वो दो टाइप के 2 कैटेगरी, एक और कैटेगरी होती है ऑफेंसेस की, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब उसके लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने किसी को SC ST एट्रोसिटी कर दी कोई तो सीधा ही है आपको जेल में डाल दिया जाएगा।
ठीक है, आपको कोई वारंट वारंट पूछ नहीं सकते किसी से, सीधा आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जैसे सपोज आपने कोई चोरी करी तो आपको पकड़ने पुलिस आती है, देन यू कैन आस्क फॉर अ वारंट। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन होता है। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस किस में आएगा? वो वैसे कंपाउंडेबल में आ सकता है। और फिजिकल वायलेंस हुआ तो? वो डिपेंड करेगा किस टाइप का फिजिकल वायलेंस है, बट अगर वो मतलब वही मारपीट ही है तो फिर वो आ सकता है इसके अंदर कंपाउंडेबल में। क्या आप मतलब कुछ कंपनसेशन दे दिया, आपने बोला कि ठीक है ज्यादा लग गई तो मैं पैसे दे दूंगा तुमको, तो इस तरीके से वो एक तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है उसमें जो पनिशमेंट है या जो पेनल्टी है। ये सलमान खान वाला नॉन कंपाउंडेबल था ना, उसने कंपाउंडेबल में उसने बनवा दिया पैसे देके। ये कहना बाकी रह वो गया था। वो तो क्या बोलते हैं अभी, मतलब केस प्रूव नहीं हुआ है ना वो तो। पर देखा अभी तो जाए ये है है तो कि नॉन कंपाउंडेबल ही ना। अरे यार उनके आइडिया नहीं हो, देखो मतलब हर चीज अपन सोचे कि एक लॉ अपन ने पढ़ लिया उससे अपन ने पूरे 5 साल जो लॉ कर रहा है उसको चैलेंज करते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। हाँ ये सही बात है। नेक्स्ट सही है। वो FW रिग्स पढ़ा ना, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट अलग होता है डेवलपिंग कंट्री में, तो वो वाली बात भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। With reference to the Gram Nyalaya Act, which of the following statement is or are correct? As per Act, Gram Nyalaya can hear only civil cases, not criminal cases. सही है क्या? And नहीं, ग्राम गलत है वो। न्यायालय क्रिमिनल केसेस हेयर कर सकता? हाँ बहुत है। बहुत है। an act allows social activists as mediator or reconciliator. एज मीडिएटर, सोशल एक्टिविस्ट तो मेरे को याद नहीं आ रहा यार इसमें था क्या। ब्रॉडली होगा ना। नहीं, आई थिंक ये ADR में था, लोक अदालत में था सोशल एक्टिविस्ट, इसमें शायद मेरे को याद नहीं आ रहा था कि था। और देख लेते हैं, या किसी को पता है क्या एग्जैक्टली हाँ होते हैं शायद, एक मेन ऑफिसर होता है और उसके हाँ, साथ में 2 होते हैं, शायद 2-3 होते हैं। वो तो यार लोक अदालत की बात कर रहा तू, वो लोक अदालत में होता। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। 25 का बी है, विच इज करेक्ट। यार बी तो यही सही बता रहा है, राइट। So Indian judicial system is categorized by a systemic problem including corruption, delays, pendency, increasing cost, limited legal aid, and a lack of appropriately trained lawyers and judges. To overcome these problems, the Parliament enacted Gram Nyayalaya Act of 2008. The Gram Nyayalayas are mobile village courts. Okay. Established for speedy and easy access to justice, they are aimed at providing inexpensive justice to people in rural areas at their doorstep. The act makes judicial process participatory and decentralized. ठीक है, ये एक important idea हो सकता है कि कैसे village life को और better किया जा सकता है, because it allows appointment of local social activists and lawyers as mediators and reconciliators. ठीक है, ग्राम न्यायालय shall be the court of judicial magistrate of first class established at every panchayat at an intermediate level. The Nyaya Adhikari who will preside over these Gram Nyayalayas are appointed by the state government in consultation with the High Court. ठीक है, ये important है। The Gram Nyayalaya can exercise power of both civil and criminal courts. ठीक है, and shall try to settle these dispute as far as possible. ठीक है, इसके बारे में ठीक है। Next, 26th. Last question. It's with तो दोनों reference का to एक्ट national. अलग है ना, तो वो थोड़ा रिवाइज कर लो। लोक किसका? अदालत का एक्ट था नालसा, राइट। हाँ, लोक अदालत का नाल सर। तो ये सेपरेट एक्ट है। With एक reference. एक इसमें ये चीज है कि लोक अदालत जो है वो स्टेट्यूटरी स्टेटस उसको 2002 में मिला था। उससे पहले मतलब चल रहा था लोक अदालत का कंसेप्ट, बट इट वाज गिवन स्टेट्यूटरी स्टेटस इन 2002। और वही जो अभी हमने बताया ना लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाला, उसी के अंडर इसको वो चीज मिला है। करेक्ट। तो 1987 से ऐसे ही चल रहा था, राइट।
पढ़ो ग्राम First, न्यायालय के साथ भी तो ऐसा ही है। ग्राम न्यायालय क्या पहले नहीं चलते थे क्या? 2008 के बाद ही हुए हैं। किसी को आइडिया है? ग्राम न्यायालय कॉन्सेप्ट था क्या पहले? मेरे को मतलब ऐसा याद नहीं। इसमें पता है कंसेप्ट क्या था ग्राम न्यायालय में? कि वो ट्रक के अंदर मतलब कोर्ट बना देता था, जैसे मोबाइल कोर्ट होता है ना, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल देखा होगा, तो वो ट्रक के अंदर लगा के उसको कहीं पे भी भेज देते थे। तो इस टाइप का कंसेप्ट मेरे को थोड़ा रेवोल्यूशनरी लगा, तो मे बी शायद नहीं होता होगा ऐसा पहले, या मे बी हो सकता है कहीं ना कहीं हो रहा और फिर उन्होंने देख के पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया हो, तो मे बी, पक्का श्योर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते शाश्वत, किसी को पता होगा तो बता देगा वो। with reference to National Legal Service Authority, consider the following statements. Its objective is to provide free and competent legal service to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. It issues guidelines for the state legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. दोनों सही लग रहे हैं, दोनों ही सही। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। हाँ ठीक है, सेकंड। It issues guidelines for the state legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. हो सकता है। गलत तो लगता है। ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं ना इस केस में तो। या 26, क्वेश्चन नंबर 26 का सी है। हाँ सही है। Article 39A of the Constitution of India provides that states shall strive to secure a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity, provide free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. तो नालसा हमने देखा was constituted under Legal Service Authority Act 1987 to provide free legal services to the weaker section of the society and to organize Lok Adalat for settlement of dispute. The function of NALSA also includes spreading legal literacy and awareness. ठीक है, the Chief Justice of India is the patron in chief, and the senior most judge of the Supreme Court of India is the executive chairman. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नालसा जो अथॉरिटी है उसके अंदर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पेट्रोन इन चीफ होते हैं, और जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उनके अलावा इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इन एवरी स्टेट legal service authority has been constituted to give effect to the policies and direction of NALSA and to give free legal services and conduct the Lok Adalat in state. The State Legal Service Authority is headed by the Chief Justice of the High Court, who is patron in chief of the State Legal Service Authority. ठीक है, ऐसे ही करके फिर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगा, मतलब 3 टीयर्स पे, एक नेशनल लेवल पे, फिर एक स्टेट लेवल पे, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऐसे करके पूरा नालसा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तालुका भी होता है। क्या तालुका भी होता है शायद। डिस्ट्रिक्ट तालुका अलग होता है क्या? हाँ हाँ। अच्छा सॉरी, ओवरऑल तालुका 3 लेवल्स है ना? तालुका का आई एम नॉट श्योर, बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो पता है मेरे को। ओके ओके, चेक करके डालूंगा ग्रुप पे। ठीक है तालुक और डिस्ट्रिक्ट सेम नहीं होता है? नहीं अलग होता है, जिला और तालुका अलग। जिला के अंडर आता होगा एक तालुका। तालुका छोटे होते हैं। तालुका छोटा होता है। ठीक है, वो जो पटवारी होता है उसको बोलते हैं ना आप लोग तालुका, या फिर और कोई है? पटवारी, कानूनगो, लेखपाल, उसको नहीं, तालुका बोलते हैं। तहसीलदार बोलते हैं ना? हाँ वो तो तालुकदार होता है ना, तहसीलदार। हाँ तहसीलदार, हाँ सही। पटवारी तो बहुत मतलब नीचे लेवल का हो गया, वो अकाउंटेंट टाइप ना। हाँ, लैंड का जो होता है ना वो सारा वो रिकॉर्ड रखना वो पटवारी करता है। ठीक है यार, मेरे को ना एक इस वाले क्वेश्चन में डाउट लग रहा है
हमने ये वाला करा था ना ग्राम न्यायालय, तो यहाँ पे यार लोकल एक्टिविस्ट मैंने शायद लक्ष्मीकांत में नहीं देखा ये चीज। कोई कंफर्म कर सकता है क्या इसको, ग्राम न्यायालय को? ओके, इसमें क्या देखना है, वो सोशल एक्टिविस्ट है या नहीं, राइट? हाँ, सोशल एक्टिविस्ट है क्या यार? ओके, ठीक है, आप इसको मार्क कर देते हैं, हम देख लेना अगर मिलता है तो बाद में हम इस पर डिस्कस करें। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following are regarded as the main features of rule of law? Limitation of powers, equality before law, people's responsible to the government, and liberty and civil rights. थर्ड वाला तो नहीं लग रहा है ना, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल हो गया, मतलब क्या लग रहा है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है ये तो, शायद पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थर्ड नहीं होगा तो फिर इसमें पहला और फोर्थ कट गया, फर्स्ट में डाउट हो, फर्स्ट भी। हाँ, आई थिंक लिमिट ही करता है ना स्टेट की पावर्स को रूल ऑफ लॉ। हाँ, तो सी हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 27 सी है, ठीक है, करेक्ट है। Generally, rule of law is the principle that no one is above the law and is treated equal among citizens. Okay. The concept rule of law was pronounced by E.V. Dicey. Okay. ये हमने देखा था, उन्होंने तीन चीज बोली थी: absence of arbitrary power, no man can be punished except for breach of law. Second, equality before law, equal subjection of all citizens to the ordinary law of the land administered by ordinary court. Third is primacy of the rights of individual. The constitution is the result of the rights of individual as defined and enforced by the court of law rather than the constitution being the structure, being the source of the individual right. ठीक है, हमने देखा था इंडिया के केस में उल्टा है। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों के राइट है, ना कि वाइस वर्सा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, ये डन। हाँ, वो चेक किया मैंने, तो चैट में डाला है, दैट इज देयर एक्चुअली। ओके, सो it makes judicial process participatory and decentralized because it allows appointment of local social activists and lawyers as mediators slash reconciliators. Okay, ठीक है, राइट, ठीक है, तो अपना जुडिशरी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जुडिशरी का ब्रॉडली मेन आर्टिकल्स बोल दो ना, क्विक रिवीजन ऑफ आर्टिकल जुडिशरी का मेन 32 और 226 है। एक तो 124 से 146 47 तक है ना। हाँ, करेक्ट, क्योंकि 148 तो कैग होता है, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट, और 224 से लेके शायद 227 214 से लेके 237। हाँ सॉरी 214 से लेके एक से 232 या ओके। तो उसमें मेजर आर्टिकल्स हमने सारा देख लिया, राइट? 136 था, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था तो 129 है, राइट? और स्पेशल पिटिशन 136, कंप्लीट जस्टिस 142, एडवाइजरी 1, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 131। एक इम्पोर्टेंट लिस्ट है क्या जुडिशरी का? हाँ, वो लास्ट में वो आर्टिकल लिखे हुए ना लक्ष्मीकांत में, वो देख लेते हैं कौन से नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट। 26 पार्लियामेंट के बाद ही है शायद। हाँ, ये रहा। थोड़ा कब करेंगे, ओके। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है,
तो सबसे पहले 124 एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और 124 ए जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आई थिंक ये तो वही एनजेसी था जिसको हाँ, वापस struck करना down. था, ठीक है। ठीक है, ये सारे तो फालतू हैं। 99 Constitutional Amendment Act, ना? हाँ 99, 124A. करेक्ट। 125 सैलरी ऑफ जजेस, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। ये दो तीन प्रोविजन है, इसको हम याद रख सकते हैं, जैसा मेंस के आंसर राइटिंग में, मतलब अगर हम ये डालें कि आर्टिकल जैसा कि जुडिशरी में प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन देने के लिए हम ये सब आर्टिकल्स डाल सकते हैं। तो ये थोड़े आर्टिकल्स देख लो, 126, 127 एड हॉक जजेस के लिए, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 128 है इसके लिए, और 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, तो इसी में कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। और सीट ऑफ, कल कोई डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ हो सकती है, तो वो इससे रिलेटेड है, और हमने देखा था कि उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी है। हाँ, so CJI with the approval of president. करेक्ट। नेक्स्ट 131 ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court. ठीक है, ठीक है, इसमें वही देखा था, स्टेट और सेंटर स्टेट, और करेक्ट। एक और इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट और स्पीकर का, वो भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है 131A। नहीं, वो इसके अंदर नहीं आएगा ना। सिर्फ फेडरल वाले जो लॉज आते हैं, स्टेट इसका सेंटर से, स्टेट का स्टेट से, सेंटर का यूनियन टेरिटरी से, ये वाले आ जाते हैं। अच्छा, बस यही आता है ना। लेकिन वो भी तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही है ना, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही है। वो हाई कोर्ट में नहीं होता? नहीं, प्रेसिडेंट का नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं है, प्रेसिडेंट का स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, प्रेसिडेंट MP का का है और MLA का है शायद। हाँ, कोर्ट के पास MP, MLA और MLC का है, और सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट और स्पीकर का है। करेक्ट, बट क्या हम उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं क्या? उसको आई एम आस्किंग बिकॉज़ 131 में वो मेंशन नहीं है ना, इसलिए उसको वैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि जुरिडिक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाय वे ऑफ अपील और एक है ओरिजिनल, क्या आपने एक्सक्लूसिवली उस चीज को सुना है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही आता है। सोच रहा था कि वो अपील हो जाएगा या कुछ ऐसा। नहीं, अपील वो तो अपने देखा ही ना, अपील नहीं होती उसके अंदर, बाय वे ऑफ अपील नहीं सुनते, डायरेक्टली सुनता है उसका वो केस। मतलब तो भी कंफर्म कर लेना, जहां तक मुझे पता है ओरिजिनल में ही है। हाँ, बोलेंगे तो देखो उसको ओरिजिनली, बस ये चेक करना है कि वो आर्टिकल 131 में है कि नहीं है, या और कोई आर्टिकल है उससे रिलेटेड, तो वो चीज चेक विजय कर लेगा कि तू, इसलिए पूछ रहा था, 131 में नहीं है इसलिए पूछ रहा था। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है 131A, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चंस as to constitutional validity of central laws, repealed. Next है 132, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in certain cases. तो कोई भी अगर नीचे हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो अपने ले सकता है अपने jurisdiction में। Next है 133, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeal from High Court in regard to civil matters. ठीक है, ये डेथ पेनल्टी वाला थोड़ी आएगा इसमें, मतलब जो नॉर्मली नहीं ना, डेथ पेनल्टी सिविल मैटर्स में नहीं होती ना, सिविल मैटर्स में तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। 134, appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters, यहाँ पे आ सकता है डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट है 134A, certificate for appeal to the Supreme Court. ठीक है, 135, jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. ये फेडरल कोर्ट वो है क्या? फेडरल कोर्ट पे थोड़ा बताना। हाँ, आई थिंक वही है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली थी ना, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमने 35 वाले एक्ट के अंदर फेडरल कोड बना था एक। अच्छा तो ठीक है। हाँ, उसके सारी पावर्स एक्सरसाइज करने का इसके पास चला गया था पावर्स। नेक्स्ट है 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 136 याद रखना। नेक्स्ट है 137 रिव्यू तो ऑफ, इसमें की पॉइंट है कि दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ डिस्क्रिशन, राइट। इसमें अपने ट्राइब्यूनल्स आ सकते हैं बट मार्शल कोर्ट्स वगैरह नहीं आते हैं इसमें, इस स्पेशल लीव में। हाँ मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल्स वो नहीं आता है ना, ट्राइब्यूनल्स आते हैं ना। नहीं, इसमें स्पेशल लीव में नहीं आएगा ना। मिलिट्री वाले नहीं आएंगे मगर हाँ नॉर्मल आएंगे मिलिट्री ना। वाले नहीं आएंगे, नॉर्मल वाले ट्राइब्यूनल्स आ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ नॉर्मल ट्राइब्यूनल्स तो आ सकते हैं। आर्मी कोर्ट्स और मार्शल कोर्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये तो पता ही है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वापस अपने लॉज देख सकता है। 138 enlargement of the jurisdiction of Supreme Court, सिर्फ enlarge कर सकता है by Parliament, Parliament के पास पावर है ये। curtailing सिंपल मेजॉरिटी ना, सिंपल मेजॉरिटी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक आज पढ़ रहा था वो जो टेनेंट एक्ट है ना, तो उसमें एक चीज समझ में नहीं आया कि व्हाट इज सबलेटिंग, and subletting of premises can only be done with prior consent of landlord। वो subletting क्या है? स्पेलिंग क्या है? सब SUB सबलेटिंग का मतलब तो कोई सबलेट किसी को दिया हुआ है और वो आगे किसी को दे रहा है वो चीज, सही कह रहा हूँ। एज अ इंटरमीडिएटर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है 138 हो गया ना ये तो। 139 conferment of the Supreme Court of powers to issue certain writs। हाँ तो ये क्या है, आर्टिकल 32 में एफआर के लिए रिट्स था, तो ये एनी अदर रिट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये भी यार ये वैसे हाई कोर्ट के पास नहीं होती पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास शायद ये पावर नहीं है। नहीं, ये पार्लियामेंट बाय लॉ दे सकता है। आई थिंक अभी तक नहीं दिया है पार्लियामेंट, अभी नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट्स को दिया हुआ है ये, क्योंकि हम कहते हैं ना हाई कोर्ट्स की जो रिट की पावर है वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। यस। अच्छा तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है ऐसा? नहीं दिया है अभी तक पार्लियामेंट बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी तक सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट्स है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते और भी हो सकता है बट अभी तक नहीं है। ओके। नेक्स्ट है 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। ठीक है। 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंसिलरी मतलब एक्स्ट्रा। ये आइडिया है इसका? सेम वही है, पार्लियामेंट दे सकता है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स बस। ठीक है। नेक्स्ट है 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसलिए जुडिशरी को इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं, ओके, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। तो यूएस में से नहीं है ना, यूएस में अलग है। कल समझ मसले ना। यूएस में तो फेडरल सिस्टम है ना, तो वहाँ पे तो स्टेट्स के भी अलग कोर्ट्स होते हैं और सेंटर में भी अलग कोर्ट्स होते हैं। तो ये जुडिशरी के एंगल में डिफरेंस हो सकता है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का आइडिया है जुडिशरी सिस्टम का? ब्रिटेन में वो नहीं होता ना, मतलब स्टेट्स नहीं होते ना। हाँ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 142 enforcement of decrees and order of Supreme Court and orders as to discovery etc. ठीक है। 143 power of president to consult Supreme Court, advisory jurisdiction। ठीक है। 144 civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court, civil and judicial authorities to act in aid of Supreme Court। Next है 144A special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of laws repealed।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है ना, आइडिया है? मतलब पहले से कोई चला आ रहा होता है। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बोल रहे हो क्या? नॉट श्योर, याद भी नहीं है मुझे, छोड़ो, थोड़ा बहुत था, ठीक है, बता दूंगी अगर याद आया कभी तो। नेक्स्ट है 145 रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या था आर्टिकल? 129 सेम कंटेम्प्ट वाला। ठीक है। 146 है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑफिसर्स और स्टाफ जो होता है वो सीजे करता है, हाई कोर्ट में सीजे ऑफ एचसी अपॉइंट करता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सीजे ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 147 इंटरप्रिटेशन का मुझे आइडिया नहीं, वो इंटरप्रेट कर लेगा वो कुछ भी। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? 147 पे एंड हुआ है। आई थिंक काफी है ना। वो 124 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो था ना 131 में, ऐसा कोई नहीं दिया है, मतलब वो आर्टिकल 71 में आता है, डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ही सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, लेकिन आर्टिकल 131 के अंडर नहीं आता ये। करेक्ट, 71 में आता है ऐसा। हाँ, 71 में ये है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट। स्पीकर तो एमपी हो गया ना, तो वो हाई कोर्ट में है। नहीं, स्पीकर का इलेक्शन क्या कहा है उन्होंने? अच्छा, स्पीकर का इलेक्शन नहीं, वो नहीं दिया है, बस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। आई थिंक स्पीकर का इलेक्शन शायद फिर वो देखना पड़ेगा। अरे स्पीकर का इलेक्शन का पक्का है क्या? स्पीकर का इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है? पता नहीं, देख लेती हूँ आर्टिकल 71 में क्या क्या है। हाँ, मतलब वो स्पीकर से रिलेटेड उसमें देख लो कि डिस्प्यूट कहाँ जाता है। बाकी वैसे हाँ, डिस्प्यूट आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि कायदे से रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर बनता है, तो उसके इलेक्शन में डिस्प्यूट होनी तो नहीं चाहिए। बट एनीवेज 9 से कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुरू हो रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या के बारे में पढ़ेगा कोई? In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of CAG? CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency or financial emergency. I think CAG के पास सिर्फ वही है ना, ऑडिट करने का लिए। हाँ, करेक्ट, पोस्टमार्टम करने वाली बॉडी है ना, पोस्टमार्टम लिखा था उसमें। तो आई थिंक कंट्रोल करना तो शायद नहीं है उसके। ऑडिटर का रिपोर्ट करता है बस। हाँ, बट यूके वाला कंट्रोल भी कर सकता है ना, कंट्रोल। करेक्ट। Okay. Next, CAG reports on the execution of projects or programs by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. Correct. Yes, sir. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to frame charges against those who have violated the law while managing public finances. ठीक है. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. Maybe ये नहीं है ना? ये नहीं है। प्रोसिक्यूटिंग पावर्स के लिए तो आगे फिर सीबीआई वगैरह को देना पड़ता हो। हाँ, फॉरवर्ड कर देता है शायद। तो इसमें करेक्ट प्रोसिक्यूशन इनके हाथ में तो नहीं है। नहीं, वो नहीं। सेकंड एंड थर्ड हो गया ना फिर इसका। करेक्ट, वो सेम फेमस स्टेटमेंट है ना, कैग कैन ओनली बार्क बट इट कैन नॉट बाइट। राइट, करेक्ट। 2 and 3C हो गया ना। हाँ, 1 का सी है यार, कोई पढ़ दो यार एक्सप्लेनेशन इसका। Okay, so Article 148 of the Constitution provides for
Comptroller and Auditor General of India to be appointed by President. तो यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है क्योंकि ओनली प्रेसिडेंट है ना, तो जनरली कोलिजियम वाला चाहिए ऐसा बोलते हैं, राइट? So CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian of the public purse and his duty is to uphold the constitution and laws in the field of financial administration. So CAG is one of the bulwarks of the democratic system in India. CAG has no control over the issue of money from consolidated fund. So it's a statement. He is only concerned with the audit after expenditure has already taken place. So वही post-mortem वाला angle. And then in reality, CAG in India performs the role of an auditor general only. So I think कल शाश्वत was saying, auditor general only, even though he was envisioned to be both comptroller and auditor general. So false name hai. He doesn't exercise the control over the exchequer on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency or financial emergency. Okay, and then CAG does not have any judicial powers to prosecute those who violate the law while handling public money. So ये वही statement है. Then, however, the investigative agencies can start prosecution based on the observation of CAG. So, for example, charges were filed in the 2G spectrum case and coal allocation case after investigations that were launched based on the observations of CAG. So, therefore, information from CAG reports can be used by investigative agencies to frame charges against those who have violated the law while managing public finances. So, reports use कर सकते. And the function of Public Accounts Committee is to examine the annual audit reports of submitted by CAG. PAC examines the audit reports on appropriation accounts, finance accounts, and of public undertakings. CAG acts as a guide, friend, philosopher to Public Accounts Committee. Therefore, CAG reports on the execution of projects or programs by the ministries are discussed by PAC. Okay. इनके अंदर मतलब मुझे पता नहीं बाकी स्टेट में क्या है, यहाँ पे ये जो है ना आपके क्या बोलते हैं वो जो पेंशन फंड, ठीक है, तो वो वाला भी इनके अंडर आता है. तो अभी पता नहीं क्या सिस्टम है बट इनके अंदर आता है, मुझे यहाँ पे जो है पता है. तो रिसेंटली हमने पीटी में पढ़ा था ना, पीएम केयर्स का फंड भी कैग के बाहर है. करेक्ट. नेक्स्ट सेकंड. अच्छा एक मिनट, वो स्पीकर वाला बोल रहे हो ना, वो एक्ट मतलब हाई कोर्ट के पास है पावर और फिर वो एक्ट के थ्रू है, उसके लिए एक्ट है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, द डिस्प्यूटेड इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर एक्ट 1977. और ये पावर्स हाई कोर्ट के पास है ऐसा? हाँ हाई कोर्ट के पास है. वो 77 वाला आई थिंक स्ट्रक डाउन कर दिया था. कर दिया है? हाँ अगर याद हो तो शायद ना उन्होंने कुछ उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था. वो उनका जो इलेक्शन है इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. अगर याद हो तो शायद हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया ही यहाँ पे, बाद में शायद उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था. अच्छा फिर तो एक बार चेक कर लेंगे इसको थोड़ा और एक्ट का ईयर कौन सा है? 77. हाँ तो केशवानंद भारती के बाद में है ना, तो फिर 9th शेड्यूल में डाल के भी रिव्यू आ ही सकता है उस पे. हाँ वो रिव्यू आया है ना, तभी उसको शायद स्ट्रक डाउन कर दिया था किसी आगे जजमेंट के अंदर. चलो ठीक है, देखते हैं. सेकंड पार्ट देती हूँ. Which one of the following duties is not performed by CAG? To audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India. ये तो होती है. Consolidated Fund of States भी है ना? स्टेट भी है. To audit and report on all expenditure from Contingency Fund and public accounts. Contingency funds, I don't think so. इसको भी ऑडिट करेगा ना? हाँ पढ़ना और कुछ पढ़ नहीं सकता. To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. Next है ये भी है. To control the receipt and issue of public money
and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. ये नहीं है। इश्यू तो नहीं है, ये हमने देखा है ना, पोस्टमार्टम करता है, कंट्रोलर वाला पार्ट नहीं करता, सिर्फ ऑडिटर वाला पार्ट करता है, तो आई थिंक कंट्रोल नहीं है, तो डी नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, सोल्यूशन पढ़ दो यार। Article 148 of the Constitution of India provides for the CAG of India to be appointed by the President. तो CAG के आर्टिकल है 148 से 151 तक, ठीक है। CAG is appointed by President. CAG is head of the Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian to the Constitution. Okay. Duties and powers of CAG. CAG audits the account related to expenditure from CFI, consolidated fund of each state, and UT is also having a legislative assembly. So Delhi और पुडुचेरी आएंगे, I guess. JNK, I don't. JNK का debatable है. He audits all expenditure from the contingency fund of India and the public account of India, as well as contingency fund and public accounts of each state. तो national और state level दोनों पर है, ठीक है। He audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets and other subsidiary accounts kept by any department of central government and the state government, ठीक है। He audits the receipts and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from the central or state revenues, government companies or other corporations and bodies when so required by related laws, ठीक है। He audits the account of any other authority when requested by the president or governor. तो किसी की रिक्वेस्ट पे भी कर सकता है ऑडिट। He advises the president with regard to prescription of the form in which the account of center and states shall be kept, ठीक है। एडवाइस भी कर सकता है प्रेसिडेंट को। He submits his audit reports relating to the account of the center to the president, who shall in turn place them before both the houses of parliament. तो दोनों houses of parliament में भी जा सकती है उसकी रिपोर्ट। He submits his audit reports relating to the accounts of state to the governor, who shall in turn place them before the state legislature. तो पहले गवर्नर को देता है और अगर उसका मन किया तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी दे सकता है। नेक्स्ट है CAG is also a friend, philosopher and guide to pack of the parliament, ठीक है। CAG has मन मतलब वो देनी पड़ती है आगे। हाँ वही कह रहा हूँ मन नहीं करता। CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund. He is only concerned with the audit after expenditure has already taken place. In reality, CAG in India performs the role of Auditor General only, even though he was envisioned to be both Comptroller and Auditor General. हाँ वही सेम चीज है जो पहले पढ़ी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ दो। Consider the following statements. Election Commission of India is a 5-member body. 3-member body है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Election Commission resolves the disputes relating to splits and mergers of the recognized political party. तो सही है। Recognized मतलब रिकॉग्नाइज 68 में पार्टीज को कौन पार्टी का नाम सिंबल ये सब रिकॉग्नाइजेशन वो सब रिकॉग्नाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन, ठीक है। है। तो 1 and 3 बट 1 and 3 तो ऑप्शन नहीं है। तो नहीं, वन गलत था ना। गलत है ना 1। अरे हाँ सॉरी 1 तो गलत, ठीक है। 1 गलत हो Only गया। 3. सेकंड वाले का क्या है? सेकंड हो सकता है क्या? इलेक्शन कमीशन है ना। इलेक्शन कमीशन ही शेड्यूल कर। तो 3 ओनली आंसर होगा। 3
क्या इलेक्शन कमीशन डी रिकॉग्नाइज भी करता है क्या पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को? हाँ कर सकता है। हाँ नहीं कर सकता ना, वही शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है उसका। क्यों? मतलब डी रजिस्टर होता है एक ना शायद, हाँ डी रजिस्टर नहीं कर सकता ना, वही क्रिटिसिज्म है। डी रिकॉग्नाइज कर सकता है ना, कर सकता है शायद यार। पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता ना, वही क्रिटिसिज्म है ना। हाँ हाँ यार अभी बेनामी वो पार्टीज चल रहा था ना, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए तो थे ये लोग। वो बिकॉज क्या था कि वो इलीगल, मतलब क्या करते थे, सिर्फ पार्टीज बना लेते थे पॉलिटिकल पार्टीज नाम के, और उसमें फिर फंडिंग कर करके अपना ब्लैक मनी जो था वो वाइट करते थे। तो बाद में शायद वो कुछ ऐसा मेरे ख्याल से लाए, आई एम नॉट श्योर, पक्का श्योर नहीं, बट ऐसा मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दे हैव ब्रॉट समथिंग, इसके लिए कोई रूल लेके आए हैं वो ऐसा करके। नहीं एक्चुअली पता नहीं, बट इलेक्शन कमीशन दे आर रिक्वेस्टिंग विथ पूरा इसका अमेंडमेंट करो, मुझे पावर चाहिए, ऐसा कुछ। एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज नॉट देयर विद देम। डी रजिस्टर और डी रिकॉग्नाइज एक ही बात है, ये अलग है? नहीं एक ही बात है ना। डी रजिस्टर बोलते हैं ना, सेम ही है शायद। नहीं अलग है शायद दोनों भी। ओके अच्छा एक रजिस्टर तो वो होती है ना जो जैसे इलेक्शन हो रहा है तो जैसे पार्टीज हो जाती है रजिस्टर करने के लिए, और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज वो होती है जो सालों से मतलब उनका कोई कोटा होता है कि 3% लोग। वो नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं ना तब, कई उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि नहीं हाँ रिकॉग्नाइज आप मतलब लोग- ऐसा होता है कि उनके जो सिंबल वगैरह होते हैं ना फिक्स होते हैं फिर। हाँ सिंबल फिक्स होते हैं। जैसा हाँ, इंडिपेंडेंट तो कैंडिडेट जाएगा तो उसको फिर कोई रैंडम सिंबल वो लोग दे देंगे, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज पार्टी है तो उसका एक फिक्स सिंबल रहेगा, उसकी फिक्स सिंबल पे वो मतलब कहीं पे भी लड़ सकते हैं। चेक करके डाल दूंगा ग्रुप पे एक बार। ठीक है। अच्छा अभी जो वेस्ट बंगाल में ये केस हो कि क्या कहते हैं, ममता बनर्जी नहीं जीती अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो फिर से उसे मेंबर बनने के लिए वहां बाई इलेक्शन के थ्रू से इलेक्ट होना पड़ेगा। हाँ उसमें से कोई रिजग्नेशन देगा वहां से और फिर उसके बाद वो उस सीट पर लड़ेंगी। हाँ मतलब उसमें 2-3 तो मर ही गए थे ना इलेक्शन के टाइम पे ही, 2-3 जो एमएलए थे, तो उनकी डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो तो खाली हो ही गए हैं। तो वो लेकिन वैसे अगर होता तो फिर ऐसे होता ना, कोई हाँ तो फिर रेजिग्नेशन वैसे देगा। होता, हाँ तो फिर वैसे उनकी होता। पार्टी से कोई रेजिग्नेशन देगा फिर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अगर सारी रिलीज सीटें करेगा। फुल हैं तो फिर यही होगा। ओके। और ये हाँ, बाई कोई इलेक्शन का किसने दिया हुआ है? बाई इलेक्शन का तो ऐसा होता ना, जैसे कोई अगर मतलब इलेक्शन अगर विद इन 6 मंथ नहीं है, उससे पहले कोई वैकेंसी हो जाती है, फिर वहां पे मैंडेटरी हो जाता है कि उसके लिए वापस इलेक्शन कराना होता है, तो उसमें बाई इलेक्शन तब होते हैं। हाँ कोई मतलब मर भी कि जाता है तब होता भी है कि वह 6 मंथ्स माना जाता है, क्या 1 ईयर होता है, 6 मंथ्स होता है। 6 मंथ होता है ना, जैसे आप उसमें भी देखते हो, पंचायती राज में भी देखते हो पंचायत कि में तो अगर 6 मंथ्स है, जैसे हाँ हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं या फिर एमपी की, 6 मंथ्स है। वो उसमें भी 6 मंथ ही है। ठीक है। ओके। हाँ थर्ड वाला यार एक्सप्लेनेशन पढ़ दो। इलेक्शन कमीशन थर्ड का Election Commission consists of a third. Election पढ़ो। Commission consists of a chief commissioner and some other members. At present, there are 2 other members. They are appointed by President, and Election Commission of India announces the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections, or splits, mergers, and एक alliances बात have बोलो, frequently. ये पहले सिंगल मेंबर था ना, तो फिर से 3 मेंबर हो गया, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, कुछ अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में या कैसे किया? अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना। हम्म ओके कौन सा अमेंडमेंट याद है? ठीक है, लक्ष्मीकांत ने मेंशन है, चेक कर। हाँ शायद पहले ही पेज पर है उसमें, इलेक्शन कमीशन का मतलब कितने मेंबर्स रहे उनकी हिस्ट्री। स्टार्टिंग में ही शायद अमेंड किया गया था एक बार, फिर उसके बाद फिर हुआ था।
नहीं यार, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं हुआ था, वो इसके प्रोविजन में लिखा हुआ है कि द हाँ, इलेक्शन वही कमीशन। वही डाउट था मेरे लिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था या नॉर्मल कुछ एक्ट या ऐसा था? वो नॉर्मली था बिकॉज उस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम में, मतलब वो अपने हिसाब से कर सकता है नंबर ऑफ कमिश्नर, जैसा हम हाई कोर्ट के केस में देखते हैं, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो ठीक है। कॉम्पोजिशन बहुत बार चेंज हुआ है ना, एक फिर 3 ऐसा कुछ दो वापस। बार ही हुआ है ना, 2 बार हुआ है, मतलब पहले एक ही था, फिर 3 कर दिया, फिर वापस 1 कर दिया, और फिर वापस 3 कर दिया। ठीक है। वैसे थोड़ा सा मुझे लगा था अमेंडमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए तो अमेंडमेंट नहीं होता, अगर उनकी नहीं स्ट्रेंथ सुप्रीम बढ़ानी कोर्ट होती के लिए है तो होता है, पार्लियामेंट कर सुप्रीम, देता है। हाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए अमेंडमेंट होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता। हाँ वही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट बाय लॉ ला सकती है, हाँ अमेंडमेंट पार्लियामेंट। अलग हो गया ना, तो फिर इसमें नहीं, वो एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है, लेकिन वो करेक्ट। प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बात की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब, मतलब वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी आएंगे ना, ऑलरेडी ऑर्गन है स्टेट के, लेकिन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से। Splits, mergers, and alliances have frequently disrupted the compositions of political parties. This has led to a number of disputes. The Election Commission has to resolve these disputes, although the decisions can be challenged in the court. राइट, ये हो गया अपना थर्ड हो गया, नेक्स्ट फोर्थ रीड कर दो। Superintendent's direction and conduct of free and fair elections. Preparation of electoral rolls for all elections to the Parliament, state legislature, and the office of President and the Vice President. Vice President के लिए थोड़ी करता है, करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्या? ना, सभी का करता है ना। हाँ सही करता है करता तो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। श्योर हो? इलेक्शन कमीशन करता है। नहीं, और कौन करेगा? वही करेगा ना। हाँ इलेक्शन कमीशन करता है ना। हाँ इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। Giving recognition to political parties and allotting election symbols to political party and individuals contesting the election. ये तो ठीक है। Proclamation of final verdict in the case of election disputes. हाई कोर्ट के पास जाता है ना, बट फाइनल वर्डिक्ट लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं यार ये कौन से डिस्प्यूट की बात कर रहा है? मतलब नॉर्मल डिस्प्यूट होती है वो तो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इलेक्शन कमीशन तो कर ही देता है ये चीज तो। हाँ बट आई थिंक शायद मे बी फाइनल की वजह से शायद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, अदरवाइज वो खुद भी काफी सारे डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट है भी, बाय वे ऑफ अपील है ना, अल्टीमेट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा किसी भी। अच्छा वो अभी जब पीछे बात हो रही थी प्रेसिडेंट के लिए, जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है उसका जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, वो आरपी एक्ट में मेंशन है क्या? नहीं उसके लिए आर्टिकल है ना 71 बताया था ना अभी नीति ने। हाँ अच्छा 71। ठीक। तो इसका क्या आर्टिकल होगा वो फोर्थ स्टेटमेंट का? ये तो आरपीए में है ना कि डिस्प्यूट कहाँ लाई करेगी, तो डिस्प्यूट तो हाई कोर्ट में लाई करती है उसके लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो अपने को इसमें 1 2 3 लग रहा है, ठीक है। 4 का सी आंसर है, सी था 1 and 3 ओनली। वाइस प्रेसिडेंट चेक करो एक सेकेंड। Important function of election commission is to allot symbol, political party and the candidates, and also to accord recognition to the political parties. The commission has specified certain symbols as reserved and others as free. The reserve symbols are available only for candidates sponsored by the political pin ties, and free symbols are equally available to other candidates. बस इतना एक्सप्लेनेशन है इसमें।
क्योंकि ये क्वेश्चन भी चेक करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दिया हुआ है इसमें। ओके, मेरे जो बुक में था मैंने चेक किया, उसमें ए दिया है मेरे बुक में। ये दिया है। हाँ और वही हाँ होगा, मुझे लग रहा है फिर कि तो ठीक है ना। हाँ फिर तो ठीक। लक्ष्मीकांत में दिया है हाँ इलेक्शन बोलो। कमीशन का, हाँ, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर तो ठीक है। फोर्थ वाला गलत था, बाकी सारे सही थे। विकिपीडिया पे है, सब कुछ है। जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सबका इलेक्शन एडमिनिस्टर करता है। ऑल्दो ये विकिपीडिया इज डिबेटेबल, बट ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और फिर ये पढ़ लो। Which one among the following commissions was set up in pursuance of definite provision under the Article of Constitution of India? मालूम है। भैया भाई क्या UGC, NHRC, इलेक्शन कमीशन और CVC? इलेक्शन कमीशन होगा ना। हाँ इलेक्शन कमीशन ही होगा, बाकी तो सब स्टैट्यूटरी है ना। ओके ठीक है। इनमें से क्या, किस चीज के लिए आर्टिकल दिया हुआ है, वही पूछ रहा है ना। हाँ मतलब किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा बॉडी बनाना है, तो इनमें से सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन ही है आर्टिकल 324 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ ठीक है। तो सी है, आर्टिकल 324 of the Constitution of India provides that the power of superintendence, direction, control of election to the Parliament, state legislature, and the office of President of India and the office of Vice President of India shall be vested with the Election Commission. अरे यार फिर इसने कहाँ स्टार्ट दी, बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ है। हाँ पता ही लग गया 324 ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पहले वाला क्वेश्चन का शायद यहाँ कर दिया लग रहा है। हाँ यहाँ पे बस थोड़ा सा मेहनत करके इसने आर्टिकल 324 लिख दिया है। 6 वाला क्वेश्चन। Consider the following statements with reference to India. The Chief Election Commissioner and the other election commissioner enjoy equal power but receive unequal salaries. सैलरी तो इक्वल ही है ना। पावर तो सेम है पता नहीं। हाँ पावर अनइक्वल है शायद ना। हाँ अनइक्वल है। पावर सेम है बट इलेक्शन चीफ के पास शायद लास्ट वोट रहता है। पावर्स भी सेम है। पावर्स आई थिंक पावर्स भी, हाँ पावर्स भी सेम है यार। मगर जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उनके रिमूवल के लिए लास्ट वर्ड वुड बी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना। करेक्ट। बट वो रिमूवल है ना, यहाँ पावर्स अगर मतलब ठीक है। इलेक्शन का सेट किया दोनों इक्वल पावर्स और इक्वल है। ओके ओके सॉरी सॉरी। ओके इक्वल पावर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी ठीक है। तो यही लॉजिक देखे इंफॉर्मेशन कमीशन को डाउनग्रेड कर देना। करेक्ट करेक्ट। The chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like grounds as a judge of Supreme Court. ठीक है, ये सही है। The term of office of election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. 65 years होना चाहिए। तो 4 को सही नहीं है ना। टेन्योर 5 इयर्स है। टेन्योर 6 इयर्स है इसका, ये वाला यहाँ ध्यान रख लेना, ये इसमें बहुत बड़ा कैच है। 6 years और ये एज 62 है या 65 है? 62 है, सॉरी 65 है। हाँ 62 तो सिर्फ हाई कोर्ट का जज का है ना।
Yeah. हाँ, ठीक है तो 6 रीअपॉइंटमेंट years के or लिए कुछ है 65 years. रीअपॉइंटमेंट के लिए ही कैन बी ना। हाँ रीअपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब चेक कर लेना, मतलब मुझे याद है सही कह रहे रीअपॉइंटमेंट हो। के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बोला है। सही कह रहे हो। रीअपॉइंट हो सकता है मतलब। हाँ हो हो सकता सकता है। कैग के बारे में है ना, कैग नहीं हो हाँ, सकता। कैग के बारे टैग में में नहीं तो- हो सकता। करेक्ट। तो हाँ फोर्थ नहीं होगा इसके अंदर, और हमने देखा थर्ड सही है। और अभी हम लोगों ने एनजीटी का पढ़ा था, उसका भी था रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, अभी ऊपर पढ़ा था ना। एनजीटी में भी फाइनेंस कमीशन में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन क्या नंबर क्या आंसर? डी। डी आंसर है। अच्छा ऊपर नीचे गया 2 and 3। ओके। Six का B, the chief election commissioner and the two other election commissioner have equal powers and equal salary. ठीक है, allowances and other prerequisites which are similar to those of judge of Supreme Court. In case of difference of opinion among the chief election commissioner or the two other election commissioner, the matter is decided by the commission by majority. ठीक है, तो मतलब सब equal हैं. They hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years. तो बस एक थोड़ा ये डिस्टिंक्शन है, ये टर्म जो है 6 years का है, ये आई थिंक ज्यादातर हम देखने को नहीं मिलता। हाँ, और कौन सा ऑफिस का 6 years है जो आपको याद आ रहा है? और कौन सा याद आ रहा है? यूपीएससी है क्या? यूपीएससी टेन्योर नहीं है ना। नहीं है, यूपीएससी में भी 65 है और 6 years ऑफ टर्म है। कैग कैग में एक बार देखता हूँ। जस्ट 6 जो भी है थोड़ा याद कर लो ताकि माइंड में बैठ जाएगा। रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देंगे ना, जो इनको अपॉइंट करता है उसी को देते हैं, तो आई थिंक उस लॉजिक से हाँ कैग का भी 6 years है और अप टू एज ऑफ 65 years। ठीक है, तो अभी हमने एक देख लिया, कैग देख लिया, एक हमने देख लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लिया, और एक हमने देख लिया यूपीएससी देख लिया। ठीक है, यूपीएससी में भी सेम है, सेम है, सेम। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल के लिए तो कुछ है नहीं। ऑलराइट, ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो एक बार पार्ट 15 पर आ जाओ ना। 5 आर्टिकल है, वी विल रिवाइज दैट। इलेक्शन पार्ट 15 इलेक्शन। फाइनेंस कमिश्नर का, फाइनेंस कमीशन का कितना है चेयरमैन का? उसका तो कोई साल एज है? नहीं है ना। 5 साल बाद 5 years ना। एक इसमें जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रीअपॉइंट हो सकता है ना? हाँ अभी पढ़ा तो अभी तो ये तो डिस्कस किया था ना, ये हो सकता है। मेंशन नहीं है ये कमीशन का कोई टेन्योर नहीं है ना, मतलब वैसे तो 5 years होता है, बट उसके जो हाँ कोई एज का वो क्राइटेरिया नहीं प्रेसिडेंट है ना। हाँ, उसके एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं, कितने भी साल का हो सकता है वो। हाँ ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आज डन कर लिया। रिअपॉइंटमेंट भी हो सकता है फाइनेंस कमीशन में। क्या कह रहा है? उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरह, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फाइनेंस कमीशन के। हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है। तो आई थिंक आज का तो अपना हो गया है। वो आई थिंक क्या कह रहा था यार विजय? नहीं, वो एक और क्वेश्चन है ना, फाइनल कंप्लीट कर दो उसका, इलेक्शन कमीशन। तो उसके बाद 5 आर्टिकल है ना, पार्ट 15 वो रिवाइज करके क्लोज कर दें। क्वेश्चन तो और है ना अभी इसमें? नहीं ना, सिर्फ एक ही है। फाइनेंस कमीशन है नेक्स्ट। लास्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो आरपीए 1951 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 50 में है ना क्या?
cannot share. में ही है ना हाँ पॉलिटिकल इसमें पार्टी इसी में ठीक है. Registration of political parties is carried out by election commission. हाँ अभी पढ़ा ना, he can register but he cannot deregister. ठीक है. A national level political party is one which is recognized in 4 or more states. ये तो सही है. 3 or more states है या 4 है? हो रहा है पूरी है Four. पूरी ठीक है. Four. During the 1999 general elections, there were 6 national and 48 state level parties recognized by election commission. ये सब अभी है 6 तो अभी हुई है तो सबके नहीं, लिए फिर तो 6 बहुत ज्यादा है नेशनल पार्टी. 4 और उसमें 4 स्टेट पार्टीज होती हैं तब वो मानी जाती है ना नेशनल पार्टी. हाँ पार्टी ठीक है ये गलत होना चाहिए. हाँ 4 तो गलत है लग रहा है. जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऐसे याद रखनी है क्या जो भी इलेक्शन में नेशनल और स्टेट पार्टीज थी. अभी तो है ना अभी रिसेंटली वो बनी है नॉर्थ ईस्ट की एनपीपी करके एक पार्टी है तो करंट अफेयर्स का भी हो जाता है लास्ट हाँ ईयर. अभी बोलो कितना है टोटल नेशनल पार्टीज? 6 है आई थिंक. 8 है ना? 7 हाँ 8 8 है ना? 8 नॉर्थ ईस्टर्न की एक एडिशन हुई. हाँ एनपीपी पहले साउथ की एक ऐड हुई थी ना 7th वाली. हाँ 7 साउथ नॉर्थ ईस्ट में एक ऐड हुआ था उसके बाद हाँ 8 वाला हो. से पहले 7th साउथ की था याद नहीं. टीएमसी था ना वो. पढ़ लो. अच्छा जो एक बार नेशनल पार्टी बन जाती है वो ऑल टाइम फिर रहती है कि क्या? अभी कुछ आप लोग बोल रहे थे मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है. हाँ वो डिस्कस कर रहे हैं ना डी रजिस्टर नहीं कर सकता तो मतलब उसको डाउनग्रेड भी नहीं कर सकता वो एक बार नेशनल पार्टी नहीं डिरिकॉग्नाइज कर सकता है ना. वो इलेक्शन कमीशन करेगा ना हर शायद 5 साल बाद या फिर उसका कुछ टाइम पीरियड होता है ना कि हाँ करेक्ट नेशनल पार्टी है या फिर अभी नहीं है कि वो जो अच्छा, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसके आधार पर शायद. ठीक है. मतलब चेंज होता रहता है. अभी ये चीज- एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है एआईटीसी बंगाल वाली, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई-एम, मार्क्सिस्ट वाली, आईएनसी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार वाली. तो ये 8 तो है नेशनल पार्टी और 51 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज है. आईएनसी है ना उसके अंतर्गत? वो तो होगी. वो तो होगी ना. हाँ भाजपा है तो वो होगी. हाँ सही है. 7th only an association or body of individual citizens of India calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of Part 4A of the Representation of the People's Act 1951. Okay. It is required to get itself registered with the Election Commission of India. The political party is treated as recognized political party in 4 or more states. It will be called as national party throughout whole of the India. But एक only मिनट so यहीं long. पे हाँ यहीं पे ना डिफरेंस देख लेना मतलब रजिस्टर और रिकॉग्नाइज्ड. सॉरी टू इंटरप्ट. But only so long as that political party continues to fulfill thereafter the conditions for the recognition in 4 or more states on the result of subsequent general election, either to House of People or to the House of any assembly of any state. ठीक है. तो सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में जो रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग. और अगर कोई पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाती है तो उसको जैसा भी बोला कि डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. और नॉट ओनली दिस इज एक कोटा भी रहता है ना सीट्स का कि 6% या ऐसा कुछ. हाँ वो 2 क्राइटेरिया और है इसके अलावा आई थिंक रहता है उसको. हाँ वो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज वगैरह. हाँ वो याद नहीं रहता कई बार. इतने % ऑफ सीट लाना जरूरी है. हाँ इसलिए यूपीएससी ने उसको नहीं पूछा, सिर्फ ये सिंपल वाले क्राइटेरिया पूछा. हाँ लेकिन अभी एनपीपी जो हुई है ना लग रहा है करंट अफेयर या फिर क्या लग रहा है क्या पॉलिटी में से 14 क्वेश्चन आएंगे या फिर उससे ज्यादा? अरे यार इस टाइप के सवाल मत पूछ. स्पेकुलेशन क्यों करनी है, सब पढ़ के जाओ.
हाँ पढ़ के जाओ सब, ये हाँ एनालिसिस जो करते हैं ना उनका ही नहीं होता है। सब पढ़ो भाई। पार्ट 15 पर आ जाओ ना, पार्ट 15 आर्टिकल्स डिस्कस करके क्लोज करते हैं। एक बार ये इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं यार, क्या क्या था वो। हाँ ठीक है। If it secures 6% of the valid vote polled in any 4 or more state at a general election to the Lok Sabha or to the Legislative Assembly, or in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or states. Second, if it wins 2% of the seat in the Lok Sabha at general election, and these candidates are elected from 3 states, 3 different states, ठीक है। और थर्ड इज इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन द फोर्थ स्टेट। इजी क्राइटेरिया इसका लास्ट वाला। आसान भाषा में बता दो। तो इसको कुछ सिंपल ट्रिक है क्या, अगर याद करना है तो? शशांक भाई कोई बनाएगा निमोनिक? ना भाई, इसका कभी नहीं बन पाया है। तो ऐसा है कि देखो, स्टेट पार्टीज है, उनको 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल पार्टी अपन बीजेपी के लेके चलते हैं, तो 4 पार्टीज में बीजेपी भी है। फिर दूसरा क्राइटेरिया है इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शंस एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। तो 2% सीट फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है, लोकसभा में। तीसरा क्राइटेरिया है इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। 4 और मोर तो अब याद हो ही गया होगा, 4 मोर शॉर्ट से याद कर लेना। 4 और मोर एट 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए, कहीं पे भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में चलेगा। एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। ठीक है। तो 4 और मोर स्टेट्स में इसको ऐसा कर लो कि छक्का मारना है चारों दिशाओं में, ठीक है। तो मतलब 6% हो गया, और मोर स्टेट्स हो गया, और हर एक डायरेक्शन में 4 तो मारना ही है। सही है, सही है, बड़ा टैलेंट है। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी का। इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स in a state at general election to legislative assembly of the state concerned, and in addition it wins 2 seats in assembly of that state concerned. इसको कल देखेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा, आज सिर्फ यही याद करते हैं। हाँ ये तो काफी ज्यादा है, ठीक है। पार्ट 15 कहाँ है यार, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ क्या? हाँ, वो इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में के एंड में होगा ना, 5 आर्टिकल्स, उसको रिवर्स करके कंप्लीट कर। छोटा सा वापस बेसिक रिवीजन जब तक खुल रहा है। चारों दिशाओं में छक्का मारना है और 4 सीट्स भी चाहिए। और क्या था, 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी होनी चाहिए, 2% सीट्स इन 3 स्टेट्स और 2% 3 सीट्स और 2% सीट्स चाहिए, ठीक है। हाँ दिया हुआ यार पार्ट 15। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन के चैप्टर के एंड में है ना आर्टिकल्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एंड में था ना। नहीं है यार, यूपीएससी शुरू हो गया। हाँ नहीं है, आई थिंक शायद सबसे एंड में है शायद, नहीं पता। हाँ ये देखो ये गया। हाँ, सिर्फ वो 5 आर्टिकल था, वो रिवाइज कर देंगे पार्ट 15 वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का करना है। नहीं पार्ट 15 जो है ना 324 से स्टार्ट होता है। 324 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 338 है NCSC शेड्यूल कास्ट। 338A है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 338B है नहीं, ये नहीं, मैं बोल रहा था 324 to 328, बस वही पार्ट 15 है। सिर्फ वही आर्टिकल्स? हाँ, सिर्फ पार्ट 15 वाला जो अभी हमने पढ़ा इलेक्शन रिलेटेड, वो नहीं है यार इसमें। तो वो कोई आर्टिकल खोल लो गूगल में। लास्ट में होंगे ना, पार्ट 15 टाइप कर दो। लास्ट latest law
हाँ शायद चलेगा। मैंने बेयर एक्ट खोल दिया है। अरे ये तो आर्टिकल 16 दिखा रहा है यार। अच्छा रुको, 324 में वही है, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल, ठीक है, इलेक्शन रूल्स का, and the conduct of all elections to parliament and legislature of each state and of elections to offices of president, vice president held under the constitution. उसके अंदर वाले पार्ट्स भी बोलूँगा? अरे ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो वाला बोल दो। ठीक है, तो 325 है, no person to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. तो ये 4 RR। तो इसमें प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो इसलिए हर जगह वो कंटेस्ट करते रहते। ये RR CS को याद रखो, रीड एंड रिवाइज सिविल सर्विस। रीड एंड रिवाइज सिविल सर्विस, ओके। 325 326 में है, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल and to legislative assemblies of state to be on the basis of adult suffrage. ठीक है, हाँ यही बोल रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चन, राइट टू वोट वाला। 327 में है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। तो ये लेजिस्लेचर, तो इसी में से दे हैव मेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसी आर्टिकल से। व्हिच एक्ट? आरपी है ना, 1950 1951। 328 है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ आई थिंक इवन डिलिमिटेशन कमीशन इसी से बना है क्या? क्योंकि इसके अंदर डिलिमिटेशन पे आता है। 328 होता है क्या वो? ओके, देख लेंगे उसको। Okay. Power of legislature of a state to make provision with respect to elections to such legislature. तो ऊपर पावर ऑफ पार्लियामेंट था 327 में, और यहाँ पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, ठीक है। 329 में है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स। ओके, तो यहाँ पे कोई हाई कोर्ट या कुछ होगा। नेक्स्ट है 329A, स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। आई थिंक वो रिपील्ड है शायद, राइट? रिपील्ड है 329 ना, 329A शायद रिपील्ड है। ठीक है, ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट है 326 और 325 भी, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, राइट? सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ है। 324 तो पता ही है। ओके, 327 आरपीआई का है। ओके, क्लोज।